हेलो गाइस, तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूटेशन और जेनेटिक कोड के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, म्यूटेशन क्या होती है। तो म्यूटेशन का मतलब होता है सडन और परमानेंट चेंज। जीन के अंदर सडन और परमानेंट चेंज हो जाता है। जस्ट लाइक दिस इज़ द डीएनए। ठीक है, ये हमारा डीएनए, इसके अंदर बहुत सारे बेस पेयरिंग होगा इस तरीके से। इसमें क्या हुआ कि कोई बेस अचानक से एक्सचेंज हो गया या कुछ हो गया, जिसकी वजह से ये जो पहले था ना वो अभी दूसरा बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया है, मान लो यहाँ भी चेंज हो गया। तो ये जो फर्दर आरएनए बनाएगा वो कुछ अलग तरह का होगा, और आरएनए से जब प्रोटीन बन के आएगा वो प्रोटीन हमारा डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, तो ये जो बदलाव हुआ, पहले की कंडीशन में ये कुछ और बनाता था, लेकिन जब ऐसा चेंज हो गया तो अब कुछ और बनाएगा। तो इसे ही हम लोग म्यूटेशन का नाम देते हैं। ठीक है गाइस, देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशन स्टडीज़। कि आखिर क्या रिलेशन होता है जीन में और डीएनए में, ये बहुत अच्छे तरीके से हम म्यूटेशन को स्टडी करते हैं तो समझ में आती है। यू हैव स्टडीड अबाउट द म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 4। म्यूटेशन और इसके इफेक्ट के बारे में चैप्टर 4 में देखे हो। इफेक्ट्स ऑफ द लार्ज डिलीशन, देखो बड़ा डिलीशन हो जाता है। रीअरेंजमेंट इन द सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कम्प्रीहेंस्ड। देखो, रीअरेंज मतलब कि चेंज हो जाना डीएनए का। ठीक है, कई बार डिलीट हो जाता है, कई बार नया बेस आके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी म्यूटेशन कॉज करता है। इट मे रिजल्ट इन द लॉस और गेन सो ऑफ फंक्शन। देखो यहाँ पर क्या हुआ, कई बार मान लो लेटेस्ट कंसीडर कि यहाँ पर जो भी बेस पहले से था वो कट गया, मतलब हट गया, यहाँ से डिलीट ही हो गया, तो ये पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, उसको म्यूटेशन ही कहते हैं। देखो, म्यूटेशन अलग अलग तरह का होता है। इन दिस केस यू हैव टू से दिस वन इज कॉल्ड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हेयर। A classical example of the point mutation is a change in the single base pair in the gene of the beta globulin chain result in the change in the amino acid residue glutamic acid to valine। इन्होंने जो इतनी बात करी है ये एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात किया है। ठीक है, जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पिछला चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बेस पेयर चेंज होने से एक्चुअली आरएनए के अंदर GAG से GUG हो जाता है। ठीक है, और ये जो GAG है वो हमारा ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, और GUG हमारा कोड करता है वैलिन को। तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ठीक है, आगे देखो, तो ये एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन था। ठीक है, देखना, दिस रिजल्ट्स इनटू द डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया। उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट्स अ बेस इन अ स्ट्रक्चरल जीन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अभी तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि आखिर ये क्या होती है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कंसीडर दिस स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग 3 लेटर्स लाइक द जेनेटिक कोड। तीनों के पास इस लेटर में, इस सेंटेंस में तीन जितने भी वर्ड्स हैं सब में 3-3 लेटर है, जस्ट लाइक जेनेटिक कोड में जैसा होता है। तो सबसे पहला है हमारा राम हैज़ रेड कैप। अब जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इसमें हमने क्या किया कि बीच में एक कोड को ऐड कर दिया। ठीक है, एक बेस को ऐड कर दिया, वो है B। ठीक है, तो अब जो हमारा सीक्वेंस बनेगा ना वो कुछ ऐसा होगा, राम हैज़ BREDCAP। इसका कोई तो मीनिंग ही नहीं रहा। ठीक है, अगर मान लो ये किसी उसको कोड करेगा, इफ़ दिस कोड्स फॉर एनी सर्टेन टाइप ऑफ द इम्यूनो एसिड देन डिफरेंट हो जाएगा। पहले था रेड, एक मीनिंग बन रहा था, कैप एक मीनिंग बन रहा है कि राम के पास लाल टोपी है, रेड कैप है, लेकिन अब देखो अब कुछ और ही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। इतना शिफ्ट हो गया ना, अब देखो एक और ऐड हो गया, B के साथ I भी ऐड हो गया। ठीक है, तो राम हैज़ BIREDCAP, कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ के बाद, तो ये शिफ्ट हो चुका। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जो कि फ्रेम शिफ्ट कर देता है। राम हैज़ बिग रेड कैप। अब देखो B आया, अब यहाँ पर B आया, G आया और BIG आ गया, B भी आया, I भी आया और G भी आ गया। ठीक है, तो इस तीनों के आने से एक नया एक्चुअली यहाँ पर ऐड हुआ, हो गया राम हैज़ बिग रेड कैप। जब 3 बार आ जाएगा ना तो इसका मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन कि एक एमिनो एसिड उसमें बदलेगा और बाद बाकी पहले जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, बस शिफ्ट क्या हुआ, एक एमिनो एसिड आने से पूरा फ्रेम आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, बाद बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन कब, जब 3 बेस
आएंगे तब, ठीक है। आगे देखना, द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड, मतलब इसी को रिपीट करोगे। नाउ इन द केस ऑफ द, ये एडिशन का था, ऐड कर रहे थे इसमें, अब हम लोग इसको डिलीट करना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हम, हाँ डिलीट क्या कर रहे हैं, तो राम हैज़ रेड कैप था, तो राम हैज़ आर को यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आर हट गया, दूसरा में आर ई हट गया, तीसरा में आर ई डी पूरा हट गया, ठीक है। तो राम हैज़ कैप, राम हैज़ नॉट रेड कैप, राम हैज़ कैप, क्लियर। तो यहाँ का फ्रेम इस तरीके से पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, क्लियर। इतना तो सेम ही रहेगा, बट इस कंडीशन में देखो ई डी सी ए पी, डी सी ए पी, सी ए पी, इस तरीके से वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज़ वेरी ऑब्वियस, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस, एक और दो बेसिस के इंसर्शन या डिलीशन से चेंज इन द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंसर्शन और डिलीशन, हाउएवर सच म्यूटेशंस आर रेफर्ड टू एज, इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या क्या होता है, या तो हो सकता है वो इंसर्ट हो रहा हो बेस, या तो हो सकता है वो डिलीट हो रहा हो। तो इंसर्ट होगा तो इंसर्शन, डिलीट होगा तो डिलीशन, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द थ्री और म्यूटेस मल्टीपल बेस, इंसर्ट और डिलीट वन मल्टीपल कोडोन हेयर, वन मल्टीपल एमिनो एसिड, एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। देखो अनअल्टर्ड है। इसका कहने का मतलब है अगर तीन बेस एक साथ हटते हैं या आ जाते हैं तो उस कंडीशन में कोई ज़्यादा अल्टरेशन देखने को नहीं मिलता, बस एक ही एमिनो एसिड ऐसा होता है जो कि नया वाला आ जाएगा इंसर्शन के केस में, और डिलीशन के केस में एमिनो एसिड चला जाएगा, लेकिन बाद बाकी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अनअल्टर्ड रहता है रिमेनिंग, लेकिन फ्रेम आगे या पीछे शिफ्ट हो जाएगी। दिस वन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो म्यूटेशन का डेफिनेशन एक बार और याद कर लेना, इट इज़ द सडन एंड परमानेंट चेंज इन द डीएनए और जीन। ये तीनों प्रोसेस को देखने वाले हैं, ठीक है। अब ट्रांसलेशन को समझने के लिए तुझे टीआरएनए बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या होती है, क्योंकि ट्रांसलेशन में इसका यूज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा। देखो नीट में जो क्वेश्चन बनाएगा ना, तो दिस वन, ये जो टॉपिक है 5.6.2 जिसमें टीआरएनए के बारे में बताया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उससे पहले वो इस पर जरूर नज़र डालता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से लगभग हर साल फिक्स ही रहता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द proposition of the code it was clear to Francis Crick, F. Crick जो साइंटिस्ट थे वो, ठीक है, that there has to be the mechanism to read the code। अब देखो कुछ मैकेनिज्म ऐसा था वहाँ पे, इस चीज़ का सर्टेनिटी मतलब था कि कोई ना कोई वहाँ पर रीड करता है उसको, लेकिन कौन रीड करता है इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कोड को रीड करता है। ऑल्सो लिंक इट टू द एमिनो एसिड, जो कि एमिनो एसिड ले करके आता है। पहले देखो कोड को mRNA पे कैसा था, इस तरीके था, इस पर बहुत सारा कोड लिखा हुआ था, ठीक है। इस कोड को कोई रीड करेगा ना, रीड करके ही तो लाएगा कि कौन सा एमिनो एसिड लाना है, ठीक है। बिकॉज एमिनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू द रीड द कोड यूनिकली। ऐसा इसीलिए वो कह पाया था क्योंकि एमिनो एसिड के पास कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं होता है कोड को रीड करने के लिए, ठीक है। ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो उस चीज़ को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एमिनो एसिड को लेके आता है। दैट वुड ऑन हैंड रीड द कोड एंड वन अदर हैंड वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। मतलब एक साइड से वो कोड को रीड करेगा और दूसरी साइड से वो एमिनो एसिड को जोड़ता चला जाएगा। द टीआरएनए देन कॉल्ड द एसआरएनए, देखो उस समय उसको एसआरएनए के रूप में कहा जाता था। ये भी बहुत सारा एमसीक्यू है कि टीआरएनए का मतलब टीआरएनए असली में क्या होता था, तो सोल्यूबल आरएनए उसका दूसरा नाम है, ठीक है, एसआरएनए बोलते हैं, क्लियर। वाज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड, जब जेनेटिक कोड को पोस्टुलेट किया गया उससे पहले टीआरएनए को हम सोल्यूबल आरएनए के रूप में जानते थे। हाउएवर इट्स रोल एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइंड मच लेटर, ठीक है। अब इसका रोल जो होता है वो एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह होता है, इस चीज़ को बाद में बताया गया, क्लियर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, टीआरएनए इज नोन एज द एडेप्टर मॉलिक्यूल and before it's called the adapter molecule it is known as the soluble RNA, sRNA, okay। now the topic is amino acylation of RNA। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या इसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए।
चलो देखो क्या है, टीआरएनए हैज़ एंटी कोडन लूप। टीआरएनए के पास एंटी कोडन लूप होता है। देखो ये वाला लूप है ना, ये एंटी कोडन लूप है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें देखो ये जो है ना, ये एंटी कोडन लूप है, ठीक है। टीआरएनए हैज़ एंटी कोडन लूप दैट हैज़ बेस complementary to the code and it also has the amino acid adapter at the acceptor end। देखो इसके एक्सेप्टर एंड पे ये होता है एमिनो एसिड और एक होता है इसमें एंटी कोडन लूप, ठीक है। टू विच इट बाइंड्स टू एमिनो एसिड्स, बाइंड्स टू एमिनो एसिड। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड। देखो टीआरएनए स्पेसिफिक होता है सारे एमिनो एसिड के लिए। तो बताओ हमारे पास टोटल कितने एमिनो एसिड है, 20 है, तो 20 अलग अलग तरह के टीआरएनए होंगे। क्लियर, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द एमिनो एसिड। अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह का एंटी कोडन होगा, ठीक है। फॉर द इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए इज रेफर्ड एज द इनिशिएटर टीआरएनए। देयर आर नो टीआरएनए फॉर द स्टॉप कोडन। देखो सबसे स्टार्टिंग के लिए हमें इनिशिएटर टीआरएनए चाहिए। तो जो इनिशिएटर होता है, अब देखो स्टार्टिंग कोडन होता है AUG, तो उसका जो एंटी कोडन होगा UCA होगा, ध्यान रखना इसको। क्लियर। इन फिगर 5.12 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज़ बीन डिपिक्टेड टू लुक्स दैट द क्लोवर लीफ मॉडल। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। क्लोवर लीफ समझते हो, क्लोवर लीफ मॉडल इसको कहते हैं। आगे देखो, इसको कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक एल शेप भी होता है, तो वो सब तुझे नहीं पढ़ना है, बट यू हैव टू, बस तुझे ओनली अंडरस्टैंड करनी है कि ये क्लोवर लीफ मॉडल है। ऑप्शन में आएगा अलग अलग मॉडल, तो इफ़ यू फाइंड द क्लोवर लीफ मॉडल देन यू हैव टू टिक द आंसर। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज कम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो टीआरएनए होता है ना, वो इन्वर्टेड एल के जैसा दिखता है, ठीक है। इन्वर्टेड एल कैसा होता है, ठीक है, तो इन्वर्टेड एल की तरफ दिखता है, उल्टा एल। इन्वर्टेड एल कई बार ऐसे बनाते हैं, यू डोंट कंफ्यूज दैट, बस ये याद रखना। दो मॉडल है, क्लोवर लीफ मॉडल और दूसरा इन्वर्टेड एल शेप, ठीक है। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन। तो अभी हमने ये टीआरएनए को समझ गए कि अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग होता है। इसके पास दो लूप होते हैं, पहला एंटी कोडन लूप होता है, दूसरे साइड में एक्सेप्टर एंड होता है जहाँ पर एमिनो एसिड आके बाइंड करता है। तो इसके बाद हम मस्ती में स्टार्ट करेंगे अब ट्रांसलेशन। तो वीडियो में आगे बने रहना। थैंक यू।